हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। रुद्र ने कितनी बेरहमी से उस आदमी की आंख में चाकू मारा था। तान्या चाहकर भी उस सीन को अपने मन से हटा नहीं पा रही थी। उसके जहन में बार बार वही सब कुछ घूम रहा था। ऊपर से रुद्र के रूम में होने का मतलब, हर पल रुद्र का ख्याल। और इस वक्त वो रुद्र के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहती थी। वो अपने कमरे में लौट आई। उसे वो सब याद न आए, इसीलिए उसने कॉलेज जाने का फैसला किया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। कमरे के बाहर खड़े विक्रांत ने जॉन से कहा, तुम उससे बात करो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं उसे पूरा करके आता हूँ। यहाँ आप यहीं खड़े रहो, बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम इतने सालों तक उसके साथ राजवंश भवन में रहे हो, इसके बाद भी तुम उसे मनाने का तरीका नहीं जानते। इस पर विक्रांत ने चिढ़ते हुए कहा, अरे तुम तो बोल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें लड़कियों को मनाने का बहुत एक्सपीरियंस है। जॉन मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स, मुझे पता है लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन और इंडियन लड़कियों में फर्क बहुत है। सच कहूँ तो मुझे इंडियन लड़कियां बिल्कुल भी समझ नहीं। विक्रांत ने अग्री करते हुए बोला, यार, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन अभी हमें जिसे मनाना है वो दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड लड़की है। भाई, गिरगिन जितना रंग नहीं बदलता उससे ज्यादा उसके मूड स्विंग्स होते हैं। वो एक पल में क्यूट और इनोसेंट होती है, दूसरे ही पल में जंगली बिल्ली, तो तीसरे पल में खूंखार शेरनी, और जब सच में उसे हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है तो वो किसी डरे हुए पिल्ले की तरह पीछे हट जाती है। आई मीन, मुझे लगता है कि हमें उसका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर बेवजह की परेशानी खड़ी करने के लिए राजवंश फैमिली भी नहीं है। आई थिंक यू आर एक्चुअली राइट। मैं भी इस बारे में सोच रहा था। अब जब वो हमारी लेडी बॉस बन ही गई है तो उसे काबिल बनाने की जिम्मेदारी भी तो हम ही उठानी पड़ेगी ना। बाय द वे, तुम मौका देखकर इस बारे में उससे बात कर लेना। जॉन ने ये सुना और आंखें चढ़ाकर विक्रांत को देखा। वो हर बार मुश्किल सिचुएशन से बचने के लिए उसे आगे कर देता था। दरवाजे के बाहर ही इनकी बातें हो रही थीं। वहीं दरवाजे के अंदर खड़ी तान्या उन दोनों की बातें सुन रही थी। उनके मुंह से खुद के लिए डरपोक, जंगली बिल्ली, गिरगिट जैसे शब्द सुनकर उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। क्या कहा इन्होंने? मैं जंगली बिल्ली हूँ, डरी हुई पिल्ला हूँ और गिरगिट की तरह रंग बदलती हूँ? इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कहने की? इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मन ही मन ये डिसाइड करते हुए उसने अपना दरवाजा खोल दिया। अचानक से दरवाजा खुलने और तान्या को अपने सामने खड़ा देखकर कुछ सेकंड्स के लिए जॉन और विक्रांत हक्के बक्के रह गए। फिर अगले ही पल एकदम से स्माइल करने लगे। तान्या ने उन्हें तीखी नजरों से देखा। उसके गले में दर्द था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और हाथों से उन्हें साइड होने का इशारा करने लगी। उसे कुछ न कहता देख दोनों ने सोचा वो उनसे नाराज है। वहीं उसके हाथों की ओर देखते हुए विक्रांत बोला, क्या तुम हमें मारना चाहती हो? तान्या ने सुना और गुस्से से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छोटा करके दोनों को घूरने लगी। विक्रांत जल्दी से रिएक्ट करते हुए बोला, ओह सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। असल में हम तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलवाने आए हैं। इस पर जॉन ने सीरियस लुक के साथ कहा, बॉस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अपना बैग लो और जल्दी चलो, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। अगर तुम और लेट करोगी तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। चलो। दोनों को देखते हुए तान्या को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही दोनों हैं जो कुछ देर पहले उसकी बुराई कर रहे थे और अब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तान्या उन्हें सच में बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो अपने गले पर प्रेशर डालकर खुद को और दर्द नहीं देना चाहती थी। उसने दोनों के पैरों को देखा।
और उसका खुराफाती दिमाग एक बार फिर एक्टिवेट हो गया। दोनों को देखते हुए उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी। इससे पहले विक्रांत और जॉन उसकी मुस्कुराने की वजह समझ पाते, तान्या ने एक एक करके दोनों के पैरों पर जोर से ठोकर मारी और कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। जॉन और विक्रांत को उसके इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी। एक पल की आह के साथ दोनों ने कुछ कदम पीछे ले लिए। तान्या ने पहले जॉन को मारा था, इसीलिए वो पहले उस पर चिल्लाते हुए बोला, You stupid girl. उसके तुरंत बाद विक्रांत ने दांत पीसते हुए कहा, तान्या। तान्या ने दोनों को चमकती आंखों से देखा। उसने उनसे अपना बदला ले लिया था। वहीं विक्रांत और जॉन उसे गुस्से और हैरानी के साथ घूर रहे थे। खुद को कूल दिखाते हुए तान्या ने हाथ साफ किया और स्टाइल से चलते हुए वहां से चली गई। विक्रांत और जॉन ने एक दूसरे को देखा और हताश होकर उसके पीछे जाने लगे। वो लड़की सिर्फ कुछ लोगों के सामने ही अपनी शैतानी दिखा सकती थी, और जब भी उसे ये मौका मिलता उसका पूरा फायदा उठाती। जैसा कि दोनों ने कहा था, सच में रुद्र डाइनिंग टेबल पर उसका वेट कर रहा था। उसे देखते हुए तान्या एक सेकंड के लिए रुकी, फिर रुद्र के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने उसे घूर कर देखा। उसके पास बैठने की बजाय वो उसके सामने जाकर बैठ गई थी। वो सच में उसे गुस्सा दिला रही थी। रुद्र बिना ब्रेकफास्ट किए उस चेयर से उठ गया। उसने टेबल से फोन उठाया और कठोरता से बोला, इसे कॉलेज छोड़ देना। ओके बॉस। जॉन ने कहा, और रुद्र बिना तान्या को देखे ही वहां से चला गया। तान्या को बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने खाली प्लेट को देखा। उसका खुद खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो जानती थी, अगर वो नहीं खाएगी तो रुद्र को और गुस्सा आएगा, और अभी वो खुद उससे दूर रहना चाहती थी। उसने मन मारकर ब्रेकफास्ट किया। वहीं जॉन और विक्रांत ने कुछ भी नहीं खाया। कार के पास खड़ी होकर तान्या जॉन के आने का वेट कर रही थी। तभी उसे मेन गेट पर हो रही हलचल की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर मेन गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। स्टडी रूम में रुद्र लैपटॉप के सामने बैठा था और उसकी काली डरावनी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। एंट्री गेट के दरवाजे पर एक जानी पहचानी कार बार बार दरवाजे को टक्कर मार रही थी। ये ज्यादा तेज तो नहीं था, लेकिन स्लो भी नहीं था। सीसीटीवी से ये सब देखते हुए रुद्र ने दांत पीसते हुए बोला, उन्हें अंदर आने दो। उसके सामने खड़े विक्रांत ने ये सुना और सिर हिलाते हुए कहा, ओके बॉस। एंट्री गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने वॉचमैन को मेन गेट खोलने का ऑर्डर दिया। अनिरुद्ध जी ने कहा, मुझे लगा नहीं था कि रुद्र इतनी आसानी से हमसे मिलने के लिए हाँ भर देगा। राम प्रसाद जी ने ये सुना और उनके चेहरे पर एक टायर्ड सी स्माइल थी। अगर रुद्र जिद्दी था तो वो भी उसके दादाजी थे। अगर वो पूरे दिन उनसे मिलने के लिए हाँ नहीं करता तब भी वो अपने फैसले पर डटे रहते। तान्या ने जानी पहचानी कार को अंदर आते देखा। एक बार फिर उसके चेहरे पर डर की लकीर उभरने लगी। कार से उतरते ही राम प्रसाद जी की पैनी नजर तान्या पर जाकर रुक गई। उन्हें खुद की तरफ देखता पाकर तान्या ने सिर झुका लिया। तभी जॉन उसके पास आते हुए बोला, ये तुम्हारा घर है और यहाँ तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तान्या ने मुस्कुराकर उसे देखा और सिर हिलाया। लेट्स गो। राम प्रसाद जी ने तब तक कार को देखा जब तक वो वहां से चली नहीं गई। उन्हें गहरी सोच में डूबा देख अनिरुद्ध जी ने कहा, डैड, हमें अंदर चलना चाहिए। रुद्र लिविंग रूम में बैठा था। उसके एक्सप्रेशंस कोल्ड और डार्क थे। वहीं राम प्रसाद जी अपनी तजुर्बेकार आंखों से विला को स्कैन कर रहे थे। वो यहां 3-4 बार ही आए थे, लेकिन जब भी यहां आते उन्हें एक अलग ही फीलिंग आती। रुद्र के विला का साइज राजवंश भवन से कुछ छोटा था, मगर यहां इस्तेमाल होने वाली चीजें पैलेस की चीजों से कई गुना महंगी थीं। काफी देर की शांति के बाद राम प्रसाद जी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, वेद कहाँ है? रुद्र के चेहरे पर कड़वी स्माइल आ गई।
तो वो यहां वेद के बारे में पूछने आए थे। उसने सोचा और बिना किसी भाव के कहा, क्या आप मुझे इस बारे में भी इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत है? राम प्रसाद जी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उनका मन अभी भी यही कह रहा था कि वेद के गायब होने के पीछे रुद्र का हाथ है, क्योंकि तान्या को नुकसान पहुंचाने वाला आदमी वेद था। इसीलिए रुद्र ने बदला लेने के लिए उसे गायब कर दिया है। मैं यहां तुमसे बहस करने नहीं आया हूं और नहीं तुम्हारे किसी फैसले में इंटरफियर करने। मुझे वेद के बारे में बता दो और मैं यहां से चला जाऊंगा। तो उन्हें सिर्फ वेद की चिंता थी, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता था। फिर बाकी वो क्यों कहते थे कि उसने उनकी बात नहीं सुनी? रुद्र एक बार फिर कड़वी स्माइल के साथ बोला, मिस्टर राम प्रसाद राजवंशी, मुझे खुद से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। पीठ पीछे वार करने का शौक राजवंश भवन में रहने वालों को होगा। मुझे न तो किसी से डरने की जरूरत है और न ही छुप छिपाकर किसी से बदला लेने की। अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं सामने से वार करना पसंद करूंगा। अगर आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए हों तो आप यहां से जा सकते हैं। अपनी बात पूरी करते ही रुद्र वहां से जाने लगा। उसकी बातें सुनकर राम प्रसाद जी कुछ बोल नहीं पाए। एक गलती वो पहले ही कर चुके थे और अब एक बार फिर वो अपनी गलती दोहराने के लिए यहां चले आए। उन्हें कुछ न कहता देख अनिरुद्ध जी ने कहा, रुद्र, बात अभी पूरी नहीं हुई है। अनिरुद्ध जी कुछ कदम उसके करीब जाते हुए बोले, हम तुम्हें घर वापस ले जाने आए हैं। बच्चों की तरह जिद करना छोड़ो और घर वापस चलो। इस तरह से फैमिली से अलग रहकर न तुम खुश रह पाओगे न हम। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद रुद्र ने कहा, मिस्टर अनिरुद्ध राजवंशी, क्या आप सच में मुझे वापस ले जाने आए हैं? एक बार और अपने फैसले पर विचार कर लीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आप अपने अगले शब्दों के लिए पछताने लगें। अनिरुद्ध जी ने रुद्र की बातों पर गौर नहीं किया और तुरंत कहा, इसमें पछताने जैसा क्या है? तुम उस घर के बेटे हो, तुम्हारा एक परिवार है। ऑफ कोर्स तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। और मेरी वाइफ का क्या? क्या उसे भी वहां जाने की इजाजत है? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि उसे वहां कोई हर्ट नहीं करेगा? ये कहते हुए रुद्र ने राम प्रसाद जी को देखा, जो उसे ही देख रहे थे। दोनों की आंखें मिली और रुद्र के फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वहीं अनिरुद्ध जी ने हैरान होकर पूछा, तुमने सच में शादी कर ली है? मुझे लगता है कि मैंने इस बारे में पहले ही क्लियर कर दिया है और एक बात को बार बार रिपीट करना मुझे पसंद नहीं है। इतना कहकर रुद्र सीढ़ियों से ऊपर चला गया। राम प्रसाद जी और अनिरुद्ध जी के पास वापस लौटने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तान्या अपने क्लासरूम में जा रही थी, तभी उसकी नजर नील पर पड़ी। वो उसकी क्लास से बाहर निकल रहा था। ये मेरी क्लास में क्यों गया था? कहीं मुझे ढूंढते हुए तो मेरी क्लास में नहीं गया था? नहीं, इसीलिए तो उसने मुझे एक हफ्ते से परेशान नहीं किया। हो सकता है ये किसी और से मिलने वहां गया हो। मैं बेकार का इसके बारे में सोच रही हूं। ये मुझसे जितना दूर रहे उतना ही मेरे लिए अच्छा। खुद से ये कहते हुए तान्या ने नील को इग्नोर किया और क्लास के अंदर चली गई। नील ने उसे जाते हुए देखा। अपना डेबिट कार्ड लौटाने की बात के बाद से ही उसने तान्या से बात नहीं की थी। तान्या ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। वो उसे ऐसे इग्नोर करती थी जैसे वो उसे जानती ही न हो। इन सब से नील को थोड़ा बुरा लगता, मगर उसने श्रुति से प्रॉमिस किया था कि वो बेवजह तान्या से बात नहीं करेगा, उसे परेशान नहीं करेगा। तान्या के क्लासरूम में चले जाने के बाद वो भी अपने क्लासरूम की तरफ चला गया। क्लासेस खत्म होने के बाद नील इधर उधर जाने की बजाय केएस ग्लोबल चला गया। वो पिछले एक हफ्ते से लगातार क्लासेस खत्म करने के बाद कंपनी आ जाता और राहुल के साथ रहकर काम सीखता। ये राहुल के लिए यूं कहें कि उसे परेशान करता था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।